दी एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 कुछ ही दिनों पहले पार्लियामेंट द्वारा पास हो चुका है और अब ये एक एक्ट यानी कानून बन चुका है। तो अब क्या कुछ बदलने वाला है, इससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस बिल के पास होने से अब इंडिया में कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग शुरू हो सकेगी। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वैसे कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज वो वाला वीडियो देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। और कार्बन क्रेडिट का बिजनेस कैसे करते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के प्रोविजंस के बारे में। दरअसल 2021 में हुई यूनाइटेड नेशंस की COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भारत ने कुछ कमिटमेंट्स किए थे, जैसे 2070 तक नेट जीरो होने का, मतलब 2070 तक हमारा नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा, ऐसा हमने कमिट किया है। इसके अलावा 2030 तक हमारी कार्बन इंटेंसिटी को 45% से कम करना 2005 के लेवल्स की तुलना में। 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट करना। 2030 तक हमारी टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 50% रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू करना। वैसे इस तरह के कमिटमेंट्स लगभग सभी देशों ने किए हैं क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली G20 कंट्रीज में, यानी विश्व के सभी बड़े देशों में, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इन कमिटमेंट्स के इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से अभी तक कमोबेश ट्रैक पर है। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है और इन टारगेट्स को अगर अचीव करना है तो भी बहुत कुछ करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हो, इसके लिए इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सोलर या विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, जो कि हो भी रहा है, लेकिन इस तरह से प्रोड्यूस्ड एनर्जी काफ़ी महंगी पड़ती है। तो इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी को खरीदेगा कौन और क्यों खरीदेगा, जब तक कि उनको कानूनन बाध्य ना किया जाए। और इसीलिए ठीक यही प्रावधान किया गया है इस एनर्जी कंजर्वेशन बिल में। मतलब कुछ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जैसे माइनिंग, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रेलवेज, और यहाँ तक कि कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में भी उनके टोटल एनर्जी कंजम्पशन का एक फिक्स्ड परसेंटेज अभी डिसाइड होना बाकी है, लेकिन एक फिक्स्ड परसेंटेज नॉन फॉसिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी का ही हो, यह मैंडेटरी किया जाएगा। यह पहला प्रावधान है इस एक्ट का। दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड, जिसके अनुसार वो सारी कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जिसमें मिनिमम कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या कॉन्ट्रैक्ट लोड 120 किलोवोल्ट एम्पियर हो, उनके लिए कुछ नॉर्म्स या रूल्स सेट किए जाएंगे, जिनको नहीं फॉलो करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मिनिमम लोड रिक्वायरमेंट्स को और कम भी कर सकती है, छोटी बिल्डिंग्स को भी इंक्लूड करने के लिए। इसके अलावा वेसल्स यानी शिप्स और व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। लेकिन इस बिल का जो सबसे बड़ा प्रोविजन है वो ये है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई भी एजेंसी कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए अधिकृत होगी। यानी संसद ने गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी है। यानी अब भारत में कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग का रास्ता खुल गया है। कार्बन क्रेडिट मार्केट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा और इसे कैसे रेगुलेट किया जाएगा, इस बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आना अभी बाकी है। लेकिन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा पब्लिश्ड नेशनल कार्बन मार्केट की ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट के अनुसार हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में
कार्बन मार्केट कैसे डेवलप होने वाला है। दरअसल इंडिया में कार्बन मार्केट तो नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता सिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है और इसे PAT यानी परफॉर्म अचीव ट्रेड सिस्टम कहते हैं। इसके तहत कुछ हाई एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वाले डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, टेक्सटाइल, इन इंडस्ट्रीज की कंपनीज को सरकार द्वारा एनर्जी सेविंग्स के टारगेट्स दे दिए जाते हैं और जो कंपनीज अपने टारगेट से ज़्यादा एनर्जी सेव कर देते हैं उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इश्यू किए जाते हैं, जिससे वे उन डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं जो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते। PAT स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, और BEE के रिकमेंडेशन पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है, जिनको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX या पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL पर ट्रेड किया जा सकता है और इसका ट्रेडिंग रेगुलेटर है CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने पर यह कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त कर सकती है और ये भी ट्रेडेबल होते हैं। और चूंकि एनर्जी सेविंग करना या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना भी कार्बन एमिशन को कम करने जैसा ही है, इसीलिए ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है और इसी कारण ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट के अनुसार इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेस बनाकर कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग भी शुरू की जा सकती है। हालांकि इनमें कुछ अंतर भी है, जैसे एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स कितने टन एनर्जी सेव की है उस हिसाब से इश्यू किए जाते हैं, जबकि कार्बन क्रेडिट्स इश्यू करते वक्त यह देखा जाता है कि कितने टन कार्बन एमिशंस कम हुआ है। वैसे तो एक कन्वर्जन फैक्टर के बेसिस पर इनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी किया जा सकता है और ऐसा प्रावधान है भी BEE के ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट में। दूसरा, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स में सिर्फ कुछ डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स ही ट्रेड कर सकते हैं, जबकि कार्बन क्रेडिट मार्केट सबके लिए खुला रहेगा। शुरुआत में इसमें वॉलंटरी बेसिस पर ट्रेडिंग होगी और फिर धीरे धीरे एक कैप एंड ट्रेड सिस्टम यानी कंप्लायंस सिस्टम पर आ जाएगा, जिसमें सभी कंपनीज को मैंडेटरीली अपना कार्बन एमिशंस कंट्रोल करना होगा और जो नहीं कर पाएंगे उनको उतने ही कार्बन क्रेडिट्स इस कार्बन मार्केट से खरीदने होंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सरकार एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स के लिए बने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बेस बनाकर और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके कार्बन क्रेडिट का प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है और शायद इसी कारण ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ पावर लेके आई है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं, जबकि बाकी देशों में कार्बन क्रेडिट मार्केट से संबंधित बिल्स उन देशों की एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री द्वारा लाए गए हैं और वो ही इनको मैनेज भी करते हैं। खैर, भारत में कार्बन मार्केट का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा और कौन इसका रेगुलेटर होगा, इस पर अभी गवर्नमेंट की डिटेल्ड गाइडलाइंस आना बाकी है और उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।